नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बड़ा हादसा, बारात से लौट रही बस हापुड़ में ट्रक से टकराई, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत। यूपी में बड़ा हादसा हो गया है। हापुड़ में एक बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस एक बारात से वापस लौट रही थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस में करीब 12 लोग सवार थे। हापुड़ में दौलाना गुलाबटी रोड पर बस और ट्रक की टक्कर में भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। एसपी ज्ञानजय सिंह ने कहा कि बारात से लौट रहे यात्रियों को ले जा रही बस दौलाना गुलाटी रोड पर एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और जांच की और राहत का काम शुरू किया। घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिनमें से 6 की मौत हो गई। 7 घायलों का इलाज चल रहा है। बताया कि ट्रक को मौके से हटा दिया गया है और ट्रैफिक की स्थिति अब सामान्य है। पीड़ितों के परिवार वाले आ गए हैं और कानूनी कार्रवाई चल रही है। बस में कुल 12 लोग थे, उनमें से एक की पहचान नहीं हो पाई है और वह शायद ड्राइवर था। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शादी में शामिल होने पर सियासी बवाल, संभल विधायकों से अखिलेश यादव नाराज। संभल के एसपी के बिश्नोई की शादी समारोह में सपा नेताओं और विधायकों की मौजूदगी ने समाजवादी पार्टी के अंदर सियासी हलचल पैदा कर दी है। जोधपुर में हुए इस रिसेप्शन में सपा के 3 विधायकों के पहुंचने से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई है और कहा है कि पार्टी के लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे पर सपा पर तंज कसते हुए पार्टी के अंदर लोकतंत्र सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के 2 IPS अधिकारियों संभल के एसपी के बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा के विवाह का रिसेप्शन 30 मार्च को जोधपुर में आयोजित हुआ था। इस ग्रैंड रिसेप्शन में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के साथ संभल से समाजवादी पार्टी के 3 विधायक इकबाल महमूद, पिंकी यादव और राम खिलाड़ी यादव भी पहुंचे थे। विधायकों ने स्टेज पर जाकर नव विवाहिता जोड़े के साथ फोटो खिंचवाई और कार्यक्रम में शामिल हुए। जैसे ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, मामला सीधे लखनऊ स्थित सपा कार्यालय पहुंच गया, जिसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कहा कि हमारे लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए था। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। दरअसल संभल की जामा मस्जिद सर्वे के बाद हुई हिंसा, बुलडोजर कार्रवाई और गिरफ्तारियों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार संभल पुलिस प्रशासन और खास तौर पर एसपी के बिश्नोई पर हमलावर रही है। ऐसे में पार्टी विधायकों का उसी अधिकारी के निजी कार्यक्रम में पहुंचना सपा के अंदर असहजता का कारण बन गया है। वहीं इस पूरे विवाद पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि सपा में लोकतंत्र नहीं है और विधायकों को निजी सामाजिक जीवन जीने की भी आजादी नहीं है। ओवर टाइम पर डबल सैलरी, बोनस सीधे अकाउंट में। यूपी में मजदूरों के लिए बड़ी गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मजदूरों के हित में एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। खासतौर पर नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को अब नई श्रम नीतियों का सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई मजदूर निर्धारित समय से ज्यादा काम करता है यानी ओवर टाइम करता है तो उसे अब समान वेतन की दोगुनी पेमेंट मिलेगी। क्या 20 अप्रैल को आएगा रिजल्ट, जाने सटीक तारीख। यूपी बोर्ड के 55 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की धड़कनें अब घड़ी की सुइयों के साथ दौड़ रही हैं। हर छात्र, अभिभावक और शिक्षक के जहन में बस एक ही सवाल है, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कब आएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मुख्यालय में हलचल तेज है। कॉपियों का मूल्यांकन खत्म हो चुका है और अब अंकों को डिजिटल सर्वर पर चढ़ाने का काम अंतिम चरण में है। लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? आइए पिछले 5 सालों के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि इस बार रिजल्ट डे क्या हो सकता है। बिना काम के वेतन लेना मंजूर नहीं। यूपी कैडर के IAS रिंकू राही ने सिस्टम से तंग आकर दिया इस्तीफा। उत्तर प्रदेश कैडर के 2023 बैच के IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने लंबे समय से कोई बड़ी जिम्मेदारी न मिलने और खाली बैठने के कारण सेवा से तकनीकी रूप से इस्तीफा दे दिया है। रिंकू राही ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके वापस उनके मूल प्रांतीय लोक सेवा संवर्ग में भेज दिया जाए। उनका कहना है कि पिछले 8 महीनों से उनके पास कोई निर्धारित काम नहीं है और न किसी जिम्मेदारी के सिर्फ वेतन और भत्ते लेना उन्हें नैतिक रूप से सही नहीं लगता। राही ने साफ किया कि वे प्रशासन
प्रशासनिक व्यवस्था नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि गरिमा के साथ काम करने का अवसर चाहते हैं। रिंकू सिंह राही ने अपनी शिकायत में कहा कि जुलाई 2025 में शाहजहांपुर में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती के दौरान उन्होंने व्यवस्था में सुधार के कुछ कदम उठाए थे। उनका दावा है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें सक्रिय दायित्वों से दूर कर दिया गया। राही का मानना है कि संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा और जवाबदेही के साथ काम करने का तरीका मौजूदा व्यवस्था में उन्हें अनुयुक्त महसूस कराता है। उन्होंने पीटीआई भाषा से बातचीत में जोर देकर कहा कि वे किसी निजी परेशानी या अवसाद में नहीं है, बल्कि सबसे बुरे हालातों को सामना पहले ही कर चुके हैं। राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का ताज यूपी को फाइनल में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराया। शानदार खेल के लिए यूपी के नीतीश यादव बने मैन ऑफ द मैच। पंजाब ने दादरा नगर हवेली को 1-0 से हराकर जीता कांस्य पदक। हॉकी 01 राजगीर खेल परिसर में रविवार को विजेता यूपी की टीम, हॉकी 02 राज खेल परिसर में रविवार को उप विजेता एमपी की टीम। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में रविवार को 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 का शानदार समापन हो गया। फाइनल में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को 5-2 से हराकर खिताब हासिल किया। शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले यूपी के नीतीश यादव को मैन ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल में यूपी की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और एमपी को वापसी का मौका नहीं दिया गया। वहीं रविवार की सुबह तीसरे स्थान के लिए पंजाब व दादरा नगर हवेली के बीच मुकाबला खेला गया। पंजाब ने 1-0 से मैच जीतकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। शुरुआत से ही यूपी ने दिखाया आक्रामक खेल। शाम 4 बजे शुरू हुए इस खिताबी मुकाबले में उत्तर प्रदेश की टीम शुरू से ही हावी रही। मैच के चौथे मिनट में ही यूपी के कप्तान केतन कुशवाहा ने बेहतरीन फील्ड गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि मध्य प्रदेश ने तुरंत वापसी करते हुए 8वें मिनट में गाजी खान ने शानदार फील्ड गोल से स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद यूपी के खिलाड़ियों ने अपने अटैक को और तेज कर दिया। 13वें मिनट में नीतीश यादव ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर अपनी टीम को 2-1 की बढ़त दिला दी। बढ़त मिलने के बाद यूपी के फॉरवर्ड खिलाड़ियों ने एमपी के डिफेंस को पूरी तरह भेद दिया। 28वें मिनट में स्टार खिलाड़ी अली शाहरुख, 35वें मिनट में प्रहलाद राजभर और 40वें मिनट में राघवेंद्र सिंह चौहान ने 1-1 फील्ड गोल दागकर यूपी को 5-1 की अजय स्थिति में पहुंचा दिया। मैच के 43वें मिनट में मध्य प्रदेश के आयुष सिंह लोधी ने एक मैदानी गोल जरूर दागा, लेकिन वह टीम की हार नहीं टाल सके। तीसरे स्थान की जंग में पंजाब ने मारी बाजी। रविवार की सुबह तीसरे और चौथे स्थान के लिए रोमांचक जंग देखने को मिली। इस बेहद कड़े और संघर्षपूर्ण मुकाबले में पंजाब ने दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव को 1-0 से मात देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। 81 योजनाओं में ए ग्रेड से रामपुर का शानदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की ताजा रैंकिंग में अपने जनपद ने 81 योजनाओं में ए ग्रेड से शानदार प्रदर्शन किया है। ये बात अलग है कि प्रदेश की रैंक में रामपुर तीसरे स्थान पर है। जनपद में संचालित विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सराहनीय प्रगति हुई है। सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत कुल 81 योजनाओं को ए ग्रेड मिला, जिनमें नेडा, ऊर्जा, कृषि, ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, दुग्ध विकास, दिव्यांगजन कल्याण, पंचायती राज, जल निगम, पर्यटन, पशुपालन, मत्स्य, माध्यमिक शिक्षा, युवा कल्याण, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिंचाई एवं सहकारिता आदि शामिल हैं। इन योजनाओं में सूबे में नंबर 1 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, एकीकृत बागवानी मिशन, खराब ट्रांसफार्मर शिकायत निस्तारण, विद्युत बिल सुधार, कृषि रक्षा रसायन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम कुसुम आदि योजनाएं शामिल हैं। सफलता पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, ये टीम वर्क, समर्पण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का फल है। जनपद को प्रदेश में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए आगे भी समन्वय बनाए रखेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए। शासन की मंशा के अनुरूप आमजन को अधिकतम लाभ दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। अम्बेडकर जयंती पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर बड़ा तोहफा देंगे। दरअसल 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 210 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। कार्यक्रम की तैयारियां अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन भानु भास्कर, सहारनपुर मंडलायुक्त डॉक्टर रूपेश कुमार, जिलाधिकारी मनीष बंसल, एसएसपी अभिनंदन सिंह, एनएचएआई अध्यक्ष राज्य मंत्री जसवंत सैनी,
तथा भाजपा जनप्रतिनिधियों की निगरानी में पूरी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और कार्यक्रम स्थल पर 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यूपी के इन जिलों को करेगी कवर। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर होते हुए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक जाएगा। इससे दिल्ली से देहरादून की यात्रा पहले की तुलना में काफी तेज और सुगम हो जाएगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया गया है, जिसमें पहला चरण अक्षरधाम से बागपत के खेकड़ा तक 32 किलोमीटर का है, जबकि दूसरा चरण बागपत से सहारनपुर के लाखनौर तक 32 किलोमीटर, तीसरा चरण लाखनौर के गणेशपुर से बिहारीगढ़ तक 42 किलोमीटर और चौथा चरण गणेशपुर टोल से देहरादून तक 18 किलोमीटर है। अंतिम चरण में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, जो राजधानी नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। सहारनपुर देहरादून सीमा पर 340 मीटर लंबी डांट काली सुरंग का निर्माण किया गया है। मां डांट काली देवी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम के लिए गणेशपुर मनोहरपुर में 65,875 वर्ग फीट क्षेत्रफल में 15,000 लोगों की क्षमता वाला वातानुकूलित जर्मन हैंगर पंडाल बनाया गया है। मंच पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिसके जरिए देहरादून के महेंद्र ग्राउंड से प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सभा को संबोधित करेंगे। क्या पुराना और कमजोर है आपका अपार्टमेंट? योगी सरकार की इस योजना से होगा फायदा। जीवित हो या जड़, हर किसी की एक उम्र होती है। हम और आप जिस घर में रहते हैं उसके बारे में भी यही सत्य है। वक्त के साथ मकान पुराना और कमजोर पड़ता जाता है। अब यदि आपका ये घर किसी हाउसिंग सोसाइटी या अपार्टमेंट में है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने घर की साज सज्जा तो करा सकते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यूपी में तेजी से हो रहे शहरीकरण और पुराने हो चुके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट की जर्जर स्थिति को देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू कर दी है। इस नीति का उद्देश्य 25 साल या उससे अधिक पुराने भवनों को सुरक्षित, आधुनिक और सुविधायुक्त रूप में पुनर्विकसित करना है। इससे लोगों को बेहतर और सुरक्षित घर मिल सकेंगे। पिछले दिनों कैबिनेट की मंजूरी के बाद शहरी एवं नियोजन विभाग की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।